दोस्तों एक लड़का अपनी गरीबी की भूख मिटाने के लिए विदेश चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे एक अमीर शेख के घर में ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। दोस्तों वो इतना सीधा साधा था कि शेख जो है उसे बहुत मानता था और उसके बाद वो उसे अपने घर का मेन ड्राइवर बना देता है। उसका जो काम होता है वो शेख के परिवार वालों को लाना ले जाना, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसकी बेटियों को जहां भी जाना हो वहां ले जाना, उसकी बीवी को। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके घर में उसको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। सिर्फ़ वो शेख से बात कर सकता था, उसके बेटों से बात कर सकता था, लेकिन उसकी बेटी, उसकी पत्नियों से वो बात नहीं कर सकता था। सिर्फ़ वो पर्ची देती थी और पर्ची पर लिखा होता था कि उनको कहाँ जाना है, पूरा एड्रेस, और वहाँ पर वो ले जाकर गाड़ी खड़ी कर देता और उसके बाद जो भी उनका काम होता था, वो निपटाती और निपटा करके आके गाड़ी में बैठ जाती, वापस लाके वो घर छोड़ देता था दोस्तों। एक दिन दोस्तों सेठ की जो बड़ी बेटी होती है, वो आती है, उसको पर्ची देती है, वो उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसको जाना था। उस जगह पर वो पहुँचता है, उसके बाद शेख की जो बेटी हो तो दोस्तों, वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से लेकर अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, दिलों पर पहरा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये जितने भी थे नकाब-पोश में रहती थी, कभी उसका चेहरा तो छोड़िए, नाखून तक नहीं देखा था। आज उसकी जो बेटी है सेठ की, वो उसे एक ऐसी जगह ले गई थी, जहाँ पे उसको अपनी मौत ही नज़र आ रही थी, बाकी और कुछ नहीं दोस्तों। जब ये बात शेख और शेख के घर वालों को पता चलती है, तो दोस्तों बहुत ही भयानक होता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं, क्या होता है इस कहानी में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक लड़का उत्तर प्रदेश का, जो कि जौनपुर जिला का रहने वाला था, वो कुवैत जाता है। कुवैत में उसे एक अरबी सेठ के घर ड्राइवर की नौकरी मिलती है। पहले तो उसको सहायक ड्राइवर की नौकरी मिलती है, क्योंकि जो मेन ड्राइवर था वो बांग्लादेश का था। दोस्तों उसको जाने के बाद जो लड़का होता है जिसका नाम अमन वर्मा होता है, बहुत ही सादा-सादा था, बहुत ही सज्जन लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। वो बहुत ही सीधा-साधा लड़का था। शेख के घर में शेख, उसकी पत्नी, 2 बेटियाँ और 2 बेटे होते हैं। बड़ी बेटी जो है वो अपनी पूरी पढ़ाई कर चुकी थी, उसकी उम्र 25-26 साल थी। उससे एक छोटी बेटी थी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और उससे 2 छोटे बेटे थे। शेख जो है वो अमन वर्मा के ऊपर कर देता है, क्योंकि अमन जो है बहुत ही सीधा-साधा लड़का था। लेकिन शेख जो है वो अमन को सख्त हिदायत देता है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो अरबी सीखना पड़ेगा और साथ में कुछ इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। अमन जो है तेज-तर्रा लड़का था, काफ़ी समझदार था। 3-4 महीनों में ही वो अरबी सीख जाता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाता है दोस्तों। लेकिन जो शेख है वो अपने घर में इतना स्ट्रिक्ट जो है वो नियम लगा के रखा था, क्योंकि अमन जो है वो किसी और से बात नहीं कर सकता था, सिर्फ़ शेख और उसके दोनों बेटों से ही बात कर सकता था, बाकी किसी से बात नहीं कर सकता था। जो उसके घर की महिलाएँ थी, जो उसकी बीबी थी, उसकी बेटियाँ थीं, कहीं भी जाना होता था तो एक पर्ची लेकर आती थी, ड्राइवर की सीट पर वो फेंक देती थी। ड्राइवर यानी जो अमन है वो देखता और जब वो बैठ जाती, शीशे को 2 बार नॉक करती और अमन समझ जाता अब मुझे चलना है। जाता जहाँ का भी एड्रेस होता था, वहाँ पर ले जाकर गाड़ी पार्क कर देता और उसके बाद वो वहाँ से उतरती, सीधा जहाँ पे जो भी काम होता था चली जाती। अमन जो है उस गाड़ी में उनका इंतज़ार करता रहता, वा या गाड़ी के बाहर इंतज़ार करता रहता। जब वो लोग अपना काम खत्म करती, आके गाड़ी में बैठती और सीधा फिर वो लाकर घर छोड़ देता। दोस्तों ये जो प्रक्रिया था पर्ची वाला, ये 1 हफ्ते का था। 1 हफ्ते यानी बात जो है शुक्रवार यानी जुमे के दिन अमन को वो सारी पर्चियाँ सेठ को यानी उस शेख को देनी होती थी, क्योंकि कहाँ पर गई, कहाँ नहीं गई, 1 हफ्ते में कितनी बार तुम्हें कहाँ जाना हुआ, वो सारी पर्चियाँ उसको जमा करनी पड़ती थी और वो पर्ची शुक्रवार को उस सेठ को देना पड़ता था। जो अलग से पूछता वो अलग बात थी, लेकिन पर्ची जो है वो पूरी तरह से सेठ को देना पड़ता था। एक दिन की बात है दोस्तों, जो अमन है वो सारी पर्चियों को निकाल करके अपनी सीट पर रखा हुआ था। वो देख रहा था कि कितनी पर्चियाँ हुई है, कितना नहीं हुआ है, कहाँ-कहाँ गई, वो सारी पर्चियों को एनालिसिस कर रहा था। तभी जो सेठ की बड़ी लड़की होती है, वो आती है और ड्राइवर की सीट पर वो पर्ची फेंकती है। उसको ये नहीं पता था कि पहले से ही अमन जो है वो कई पर्चियाँ खोल के बिखेर के रखा है। वो पर्ची जब फेंकती है तो उसी
पर्चियों में वो गुम हो जाती है। अमन को ये नहीं समझ में आता कि अब वो करे तो क्या करे? क्योंकि बोलने का इजाज़त नहीं था, बात करने का इजाज़त नहीं था, यहाँ तक कि पीछे मुड़कर देखने की भी इजाज़त नहीं थी दोस्तों। इतना स्ट्रिक्ट नियम लगा के वो अरबी सीख रखा था। अब दोस्तों वो उसको समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे? किस तरह से वो बात करे कि आखिर में जाना तो कहाँ जाना है? लेकिन अमन कुछ सोच पाता तभी उसके दिमाग में आता है, क्योंकि अक्सर वो एक जगह बार-बार जाया करती थी, तो उसने सोचा हो सकता है कि इसको वहीं जाना हो और फिलहाल वो सारी पर्चियों को समेटता है, एक बैग में रखता है और गाड़ी को निकालता है, उस जगह के लिए निकल पड़ता है दोस्तों। उसके बाद वहाँ लगभग आधा घंटे गाड़ी चलाने के बाद अमन जो उस जगह पर जब पहुँच जाता है, गाड़ी पार्क करता है, तो पीछे मुड़कर वो देख नहीं सकता था, पीछे देखने की इजाज़त तो थी नहीं, लेकिन वो समझ जाता है कि मैडम जो है उतरी नहीं है। अब वो करता तो क्या करता, थोड़ी देर वो इंतज़ार करता है, फिर सोचता है कहीं सो तो नहीं गई। डरते-डरते वो शीशे में देखता है जब, तो जो अमन है, वो उसको बहुत अजीब नज़ारा दिखाई देता है। पहली बार जो उसकी मैडम थी, यानी उसकी सेठ की बड़ी लड़की जिसका नाम आफरीन होता है, उसका नकाब उतरा हुआ था और एकदम अमन को एकटक वो देखे जा रही है। अमन जो है एकदम डर जाता है, उसकी निगाहें जो है नीचे हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे-धीरे अपनी निगाहें उस शीशे पर डालता है, फिर देखता है आफरीन जो है वो उसको ही देखे जा रही है। अब अमन को समझ में नहीं आ रहा था वो रिएक्ट करे तो क्या करे, आखिर उसको क्या बोले? फिलहाल आफरीन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये यहाँ पर लेकर मुझे क्यों आया है? वो सोच-सोच कर उसको गुस्से में देखा जा रही थी। दोस्तों थोड़ी देर देखने के बाद वो अपने मोबाइल पर टाइप करती है पूछने के लिए, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? वो उसे मोबाइल दिखाती है। अमन जो है मोबाइल देखता है, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? अमन समझ जाता है कि मैं इसे गलत जगह पर ले आया हूँ, इसको जाना कहीं और था। अब दोस्तों उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे पूछूँ तो कैसे पूछूँ कि आपको जाना कहाँ था? फिलहाल दोस्तों वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद जो आफरीन होती है, वो गुस्से में उससे कहती है, तुम गूंगे हो क्या? बोल नहीं सकते? पहली बार अमन ने आफरीन की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद अमन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में बोल पड़ता है, गूंगा तो आप लोगों ने बना रखा है। अगर 2 शब्द बोल दो तो क्या हो जाएगा? दोस्तों जब अमन को गुस्से में देखती है, तो आफरीन को समझ नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल वो गुस्से को अपने पीते हुए फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि मुझे फला मॉल जाना था। दोस्तों अमन जो है वो गाड़ी वहाँ से बैक करता है और लगभग आधे घंटे का रास्ता वहाँ से था। वो उसको लेकर जाता है, उस मॉल पर जब पहुँचता है, उसके बाद वो वहाँ पर उतरती है, उतरने के बाद सीधा वो मॉल में चली जाती है और जाने के बाद जब वापस आती है, अमन जो है एकदम डरा हुआ था, सहमा हुआ था। जैसे वो गाड़ी में बैठती है, अमन कहता मैडम मुझे माफ़ करना, आपकी जो पर्ची है वो गुम हो गई थी, क्योंकि आपके पर्ची फेंकने से पहले मैं 1 हफ्ते की जो पर्चियाँ हैं वो सीट पर बिखेर के रखा था, उसी पर्ची में गुम हुई थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि आपको जाना कहाँ है? तो मुझे माफ़ करना, अगर बाबा को पता चला तो मुझे क्या सज़ा देंगे मुझे पता ही नहीं है। तो आफ़रीन कहती यही सोचकर तो मुझे भी डर लग रहा है कि अगर बाबा को पता चला तो वो क्या कहेंगे और मेरे साथ भी क्या करेंगे? यही सोचकर मुझे भी डर लग रहा है। अब तुम ही बताओ करना क्या है? अमन कहता मैडम करना क्या है? भलाई इसी में हम लोगों की, आप भी कुछ मत कहना और मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों आफ़रीन जो है वो अमन के हाँ में हाँ मिलाती है और उसके बाद कहती है ठीक है चलो। अब वहाँ से वो आती है, अमन जो है एकदम डरा हुआ था, उसके माथे पर पसीने का एकदम शिकन दिख रहा था, क्योंकि एसी तो गाड़ी में चल रहा था, लेकिन अमन की जो डर की वजह से पसीने थे वो सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों आफ़रीन जो है ये देख रही थी। रास्ते में एक नारियल पानी वाला था, आफ़रीन उसको रुकवाती है, कहती है रुको, और फिर रुकने के बाद पानी वाले से पानी नारियल पानी 2 मँगवाती है, कहती है ये पी लो, थोड़ा आपका टेंशन कम हो जाएगा। अब दोस्तों अमन जो है वो पानी पीता है और उसके बाद कहता है मैडम आप इतनी अच्छी हैं, आपके घर में इतना सख्त नियम क्यों लगा के रखा है?
आफरीन कहती मुझे नहीं समझ में आ रहा है और इतने सख्त नियमों में रहना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन बाबा का नियम है, उसका कोई विरोध भी तो नहीं कर सकता। अब दोस्तों अमन जो है वो पहली बार थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था जब से वो गाँव से कुवैत पहुँचा था तब से। दोस्तों उसके बाद जो पानी पीने के बाद आफरीन जो है वो उसे कहती है तुम मेरे पास आ जाओ। अमन डर के मारे कहता मैडम नहीं, मैं आपके साथ में नहीं आता। अब उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरे दिन आफरीन को कहीं दूसरी जगह जाना था, वो वहां पर जाती है और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद रास्ते में दोनों ये बातचीत करते हैं, काफी बातचीत करते हैं। अब आफरीन जो है वो अमन के साथ में काफी घुल मिल जाती है, दोनों एक दोस्त की तरह बातचीत करते हैं, लेकिन बस गाड़ी तक ही या रास्ते तक ही। घर पहुंचने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से अजनबी हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब दरवाजा खोलकर आफरीन बाहर नहीं निकलती, अमन जो है पीछे मुड़कर देखता है तो वो सो चुकी थी। फिलहाल दोस्तों अमन उस आवाज लगाता है, कहता मैडम आ गया मॉल, उतर जाइए। वो सुनती नहीं, वो सो रही थी। फिर दो तीन आवाजें लगाता है, वो नहीं सुनती, तो धीरे से उसके हाथों को टच करता है, थोड़ा उनको हिलाता है, फिर भी वो नहीं जगती। फिर एक बार करता है, नहीं जगती। फिर वो दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ करके जोर से हिलाता है। आफरीन जो है एकदम झटके में उठती है और एकदम चौंक जाती है, कहती तुमने मुझे टच किया। अमन जो है कहता नहीं मैडम, मैंने आपको टच नहीं किया, बस आपको उठाने की कोशिश किया हूँ, आप सो गई थी, मॉल आ गया है। अब अमन एकदम डर गया, डर से उसके पसीने छूटने लगे। दोस्तों इस बात पर आफरीन जो है जोर जोर से हंसने लगी। अमन को समझ नहीं आया कि आखिर हंस क्यों रही है। वो कहती है कि डर गए क्या, मैं जग रही थी और मैं देख रही थी कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है। दोस्तों अमन कहता मैडम आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। और उसके बाद आफरीन मुझसे कहती है काम करो, तुम मेरे सीट पर आ जाओ। अमन कहता नहीं मैडम। आफरीन कहती है मैं कह रही हूँ आ जाओ। और उसके बाद उसके जबरदस्ती करने के बाद अमन को उसके पीछे सीट पर जाना पड़ता है और बैठना पड़ता है। फिर आफरीन उसके हाथों को पकड़ लेती है दोस्तों, कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? अमन कहता है मैडम मैं बहुत ही गरीब हूँ और अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो मुझे जिंदा गड़वा देंगे। मैं दूसरे देश से आया हूँ और मेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। अफरीन कहती है टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना तुम किसी को बताओगे ना मैं किसी को बताऊंगी, तो पता किसको चलेगा? बस हम दोनों की दोस्ती बस घर के बाहर ही रहेगी, अंदर कुछ नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद आफरीन जो है वो जबरदस्ती अमन को अपने गले से लगा लेती है और सीने से लगा लेती है। अब दोस्तों उसके बाद वो वहां से अपना काम निपटाती है, निपटाने के बाद वहां से चली आती है। ऐसे करते कराते इन दोनों में दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। लगभग 1 साल का समय बीतता है इन दोनों की दोस्ती को, और उसके बाद प्यार में बदल जाता है इनका रिश्ता जो है। और इसके बाद ये दोनों फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन एक दिन जो आफरीन की माँ थी यानी शेख की पत्नी, उसको ये सारी चीजें पता चल जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है। वो आफरीन से सारी बात पूछती है। आफरीन जो है वो अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाती, सारी सच्चाई बता देती है। आफरीन की माँ कहती है अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो तुम दोनों को जिंदा गड़वा देंगे, और मुझे क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता। इसलिए भलाई इसी में है कि इस ड्राइवर को घर भेज देते हैं, नहीं तो ये बेचारा खामोखा मारा जाएगा और हम लोगों की क्या हालत होगी ये कुछ पता नहीं है। दोस्तों उसके बाद आफरीन की जो माँ है वो ड्राइवर से बात करती है, कहती तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अपने सेठ से छुट्टी मांग करके किसी बहाना से अपने घर चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। दोस्तों अमन जो है वो बहुत डर जाता है। डरने के बाद वो सेठ से छुट्टी मांगता है, अपने माँ बाप की बीमारी का बहाना बनाता है, उससे छुट्टी भी दे देता है वो। और छुट्टी पाने के बाद तब तक उसका 2 साल पूरा हो चुका था और वो घर आता है, और घर आने के बाद वो दोबारा कभी उस सेठ के घर नहीं जाता। दोस्तों बहुत ही सख्त नियम कायदे कानून होते हैं, और आज भी जो अमन है वो आफरीन याद करके बहुत ही रोता है। ये जो कहानी है ये खुद अमन ने शेयर की थी, बहुत ही दुख से, क्योंकि भाई मुझे बहुत उसकी याद आती है और आज भी उसकी याद में वो रोता है। तो ये रही कहानी दोस्तों, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।